हेलो स्टूडेंट्स। कल वीडियो पॉज हो गई थी, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि पिछले लेक्चर में हमने किया था कि जब दोनों वोल्टेज सोर्स काम कर रहे हैं तब हमने I1 और I2 की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो E2 वोल्टेज सोर्स है जो हमारा यहाँ जुड़ा हुआ था, उसको हमने उसकी इंटरनल इम्पीडेंस के कारण उसको रिप्लेस कर दिया और उसको हटा दिया। ठीक है, तो अब जो करंट फ्लो होगी वो किस वजह से होगी? E1 वोल्टेज सोर्स के कारण। मान लिया कि इवन वोल्टेज सोर्स के कारण जो Z1 जो इम्पीडेंस है उसमें करंट फ्लो कौन सी हो रही है? I1। और E2 वोल्टेज सोर्स के कारण करंट फ्लो कौन, सॉरी E2 तो वोल्टेज सोर्स है ही नहीं, और Z2 में जो करंट फ्लो हो रही है वो I2 डैश है। और यहाँ से I1 आई, यहाँ I2 चली गई, तो इस I1 का कुछ हिस्सा इधर चला गया, तो यहाँ जो जहाँ ये हिस्सा आएगा ये, तो ये इसमें I1 माइनस I2 ही तो होगा। ठीक है, या तो समझ में आया? अब हम एक लाइन लिख देंगे इसमें। वो लाइन क्या लिखेंगे कि हमने सुपरपोजिशन थ्योरम सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए क्या किया? E2 को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया। किसके कारण? उसकी इंटरनल इम्पीडेंस के कारण उसको हटा दिया। हिंदी वाले लिखेंगे कि अध्यारोपण प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमने वोल्ट का स्रोत E2 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर उसको हटा दिया। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? टू प्रूव सुपरपोजिशन थ्योरम we replace voltage source E2 by its क्या? इंटरनल इम्पीडेंस। समझ में आया? एंड रिमूव इट। ठीक है, अब हमारा फिगर क्या है? ये है। ठीक है, अब फिर हम हिंदी में लिख देंगे कि चित्रानुसार एक रैखिक प्रतिबाधा युक्त जाल जिसमें Z1, Z2, Z3 रैखिक प्रतिबाधाएं हैं और एक वोल्टा स्रोत E1 जुड़ा हुआ है। E1 वोल्टा स्रोत के कारण Z1 में प्रवाहित धारा I1 डैश, Z2 में प्रवाहित धारा का मान I2 डैश एवं Z3 में प्रवाहित धारा का मान I1 डैश माइनस I2 डैश है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और इंग्लिश में क्या लिख देंगे? अकॉर्डिंग टू फिगर ड्यू टू वोल्टेज सोर्स। कौन सा वोल्टेज सोर्स काम कर रहा है हमारा? E1। करंट इन Z1 में कौन सा करंट है? Z1 इज I1 डैश एंड Z2 इज I2 डैश एंड Z3 इज I3 डैश। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अभी इसमें भी करंट की डायरेक्शन तो वही इधर वाली, इसमें भी करंट की डायरेक्शन क्या है? इधर वाली। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स हमारा एक है और बाकी सर्किट पूरा कंप्लीट है, कोई दूसरा वोल्टेज सोर्स है नहीं। तो इसमें हम वोल्टेज का मान किससे निकाल लेंगे? ओम के नियम से। और ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू IR, और R हमारे पास क्या है? Z की फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू IZ। अब एक बार आप इस पॉइंट पे देखिएगा, यहाँ से जो करंट आ रही है, ठीक है, वो इसमें जा रही है, और यहाँ से जो करंट आ रही है वो इसमें भी जा रही है। ऐसे घूम के ये फिर इधर आ रही है, फिर इसमें ऐसे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ये वाली इम्पीडेंस है और ये वाली जो इम्पीडेंस है वो दोनों आपस में कैसी हैं? पैरेलल हैं। और पैरेलल में जो प्रतिरोध होती हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, वो कैसे जुड़ते हैं? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस ऑफ 1/R2, या कह दे हम कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे कि करंट फ्लोइंग थ्रू Z1। अगर फिर से डायग्राम बना लेते हैं, नहीं बार बार पीछे देखना पड़ेगा, रफली बना लेते हैं, आप लोग मत बनाना चाहें। यहाँ पे वोल्टेज स्रोत जुड़ा हुआ था E1 प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ Z1 से प्रवाहित धारा I1 डैश, Z2 से प्रवाहित धारा I2 डैश।
Z3 से प्रवाहित धारा I1 माइनस के I2 डैश। ठीक है, ये था। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ओम का नियम। ओम के नियम से धारा इक्वल टू क्या, करंट क्या होता है, V अपॉन में R। और V का मान कौन कर रहा है, काम कर रहा है E1 वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ हम लिख देंगे E1 अपॉन R। एक तो ये है, फिर ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है। जो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो सीरीज में तो डायरेक्ट जोड़ते हैं Z1 प्लस ऑफ। अब पैरेलल में कैसे जुड़ता है, R2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ हम लिख देंगे Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। ये स्टेप थोड़ा समझने का है कि ये कैसे लिखा गया। ठीक है, ये आप सभी 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि कोई दो कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से है प्रतिरोध का, एक ये है, एक इस प्रकार से है। इन दोनों का हम कैसे जोड़ते हैं, इसका मान R1 है मान लिया, इसका R2 है, तो कैसे कहते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस ऑफ 1/R2। तो यह हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2। अब इसको वह उल्टा भी तो करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसी वजह से ये किया है। ठीक है, समझ में आया। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, E1 ये ऊपर चला जाएगा, Z2 प्लस Z3 इधर आ जाएगा हमारा। एलसीएम ले लेंगे, Z1 Z2 प्लस ऑफ Z1 Z3 प्लस ऑफ Z2 Z3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये किसकी वैल्यू है, I1 डैश की। ठीक है, किसकी वैल्यू है, I1 डैश की। I1 डैश मतलब इसमें इसकी निकाल रहे हैं मान लो अपन। तो इसमें तो प्रवाहित कौन सी हो रही है, I1 डैश। यहाँ भी तो I1 डैश का ही कुछ हिस्सा जा रहा है, यहाँ भी I1 डैश का कुछ हिस्सा जा रहा है। तो इस वजह से ये कौन सी आ गई, I1 डैश। अब करंट कौन से निकालेंगे हम, I2 डैश। करंट I2 डैश, यहाँ हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ करंट I2 डैश। ठीक है, अब I2 डैश कैसे निकालेंगे, ये I2 डैश निकालने के लिए हम प्रयोग में करेंगे कि करंट डिवीजन मेथड। ठीक है, कौन सा करेंगे, करंट डिवीजन मेथड। पीछे हमने कितनी इक्वेशन तक दे दी थी, 7 दे दी थी ना। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 8 नंबर। ठीक है, अब करंट डिवीजन मेथड वैसे तो बहुत बड़ा है ये, अगर हम इसको पूरा मैथमेटिकली समझाएं तो बहुत बड़ा है ना। तो इसको हम एक तरह से शॉर्ट ट्रिक के रूप में पूछ लेते हैं ना, समझ लेते हैं इसको। शॉर्ट ट्रिक के रूप में क्या समझ लेते हैं कि हमने निकालना किसके ऊपर है भाई, Z1 के ऊपर तो निकाल लिया। अब किसके निकालना, I2 डैश निकालना है, और I2 डैश किस पे है, Z2 पे है। ठीक है, अब जिसको निकालना है उसको तो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, और दूसरे को हम पकड़ लेते हैं। तो इसको निकालना था, इसको हमने छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ लिया, मतलब किसको पकड़ लिया, Z3 को पकड़ लिया। तो Z3 का मान लिया हमने, ये पकड़ लिया। ठीक है, और इन दोनों का सम से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो Z2 प्लस ऑफ Z3 से हमने कर दिया डिवाइड, और पीछे से जो धारा आ रही है उसके साथ हम उसको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो पीछे से धारा कौन सी आ रही है, I1 आ रही है, I1 डैश। तो इसके साथ हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा समझने के लिए है ना। ये वैसे तो ये बहुत बड़ा मेथड है, मैथमेटिकली अगर प्रूव करेंगे तो कभी टाइम मिलेगा तो करेंगे भी इसको। ठीक है, तो I2 डैश का हमने कैसे किया कि जिसके ऊपर हमें फाइंड आउट करना है उसको छोड़ देंगे, दूसरे को पकड़ लेंगे। तो उसको छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ लिया, मतलब कि Z3 को पकड़ लिया। फिर इन दोनों का जो टोटल करके उससे उसको डिवाइड कर देंगे, उससे उसको कर दिया डिवाइड। पीछे से जो धारा आ रही है उसका हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो I1 डैश पीछे से धारा आ रही थी। ठीक है, I1 डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली है, ये हम यहाँ रख देंगे। तो I2 डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 E1 इंटू Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक है, अब Z2 Z3 से तो ये कट गया, रिजल्टेंट क्या आया हमारे पास, E1 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 9। किसकी वैल्यू आई, I2 डैश की। ठीक है,
अब हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया कंप्लीट। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि पिछली बार तो हमने कौन सा वोल्टेज सोर्स को हटाया था, E2 को। अब की बार हम हटा देंगे E1 वोल्टेज सोर्स को। ठीक है, E1 वोल्टेज सोर्स को हटा देंगे। तो इसके लिए हम एक लाइन लिख लेंगे, क्या, सिमिलरली वोल्टेज सोर्स E1 is replaced by, किससे होगा, इट्स इंटरनल इम्पीडेंस एंड रिमूव इट। ठीक है, तो हमारा जो सर्किट डायग्राम है वो क्या बनेगा, नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं, दोबारा बनाना पड़ेगा ना। तो हमारा सर्किट डायग्राम क्या बनेगा, सर्किट डायग्राम साहब हमारा बनेगा कि ये तो हमारा पहला इम्पीडेंस था Z1। ठीक है, ये आगे चल के हमारा दूसरा इम्पीडेंस था Z2। यहाँ हमारा वोल्टेज सोर्स E2 लगा था, इसको हम लगा देंगे, E1 को हम हटा देंगे। यहाँ तीसरा था Z3। ये डायग्राम आपको बनाना है ना, ये इसको हम हटा दिया और ये हमारा सर्किट बन गया। ये भी इसकी सजावट कर देते हैं थोड़ा सा। ये Z1 नाम था, इसका Z2 नाम था, इसका Z3 नाम था। E2 से प्रवाहित धारा का मान था I2, तो यहाँ I1 डैश I2 डैश हमने ले लिया। अब क्या लेंगे, I2 डबल डैश। यहाँ कौन सी आएगी, I1 डबल डैश, Z1 से I1 थी, और यहाँ कौन सी आ जाएगी, I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो आप लोगों का थ्योरम एक स्टेप बचा है बस, वो भी सिंपल सा है, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे कि ड्यू टू वोल्टेज, अकॉर्डिंग टू फिगर, ड्यू टू वोल्टेज सोर्स E2 current passing through Z1 is I1 double dash and Z2 is I2 double dash and Z3 is I2 double dash minus I1 double dash। ठीक है, हो गया। अभी वही चीज़ें इसमें करेंगे जो पहले सेकंड स्टेप में की थी, कि इसमें एक बार तो पूरे में क्या लगा देंगे, ओम्स लॉ लगा देंगे, उसके बाद वही करंट डिवीजन मेथड लगा देंगे। तो I2 डबल डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो लिख देंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I2 डबल डैश यूजिंग, क्या करेंगे, ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ। तो I2 डबल डैश के लिए वोल्ट तक काम कौन कर रहा है, E2। तो ये हो गया हमारे पास E2 अपॉन, ये सीरीज में ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो क्या होगा, Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। ठीक है, तो क्या आएगा ऊपर, E1 E2 Z1 प्लस Z3 अपॉन Z2 Z1 प्लस ऑफ Z2 Z3 प्लस ऑफ Z1 Z3। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, I1 डबल डैश की, है ना। तो यह लिख देंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 डबल डैश। I1 डबल डैश की वैल्यू भी धारा विभाजन विधि से, I1 डबल डैश किस पे है, Z1 पे, तो Z1 को छोड़ देंगे, Z3 को पकड़ लेंगे। ठीक है, और दोनों का टोटल करके उससे डिवाइड कर देंगे, और पीछे से जो करंट आ रही है उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये था कौन सा, करंट डिवीजन मेथड, करंट डिवीजन मेथड। ठीक है, हो गया। तो इससे हमारी I1 डबल डैश की वैल्यू कितनी आएगी, Z3 E2, Z3 को पकड़ लिया, ठीक है, Z3 को पकड़ लिया और Z1 प्लस Z3 से डिवाइड कर दिया,
पीछे से धारा कौन सी आ रही है, आई टू डबल डैश से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आई टू डबल डैश की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो हमारा क्या आएगा, Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू E2 Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ओके, इससे ये चल बसे, तो क्या आएगा, आई टू डबल डैश की वैल्यू आ गई हमारी Z3 E2 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ओके, यहाँ तक समझ में आई। अब इसका क्या करेंगे, हम वही सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे इसमें। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि बीजगणितीय योग बराबर होता है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि Z1 से प्रवाहित धारा कौन सी थी, अपनी मेन डायग्राम जो सबसे पहले बनाया था हमने, उसमें Z1 से प्रवाहित धारा कौन सी थी, करंट पासिंग थ्रू Z1 इज, लिख देंगे करंट पासिंग थ्रू Z1 इज I1, आई है ना, तो I से प्रवाहित धारा कौन सी थी, I1 थी ना। I1 कौन से मिल के बनी, I1 डैश से प्लस के I1 डबल डैश से मिलके बनी। ठीक है, अब देखो जो अपना मेन डायग्राम था उसमें I1 की डायरेक्शन किधर थी, इधर थी। ठीक है, दूसरा जो डायग्राम था जिसमें हमने E2 को विस्थापित करके हटाया था उसमें भी I1 डैश की डायरेक्शन किधर थी, इधर थी। और जो दूसरे में जिसमें हमने E1 डैश को हटाया था उसमें I1 की डायरेक्शन किधर थी, इधर थी। मतलब ये दोनों तो एक साइड में थे तो पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव है, तो I1 डबल डैश को हम कैसा ले लेंगे, नेगेटिव। तो हम यहाँ कर देंगे I इक्वल टू I1 डैश माइनस के I1 डबल डैश। ओके, यहाँ तक समझ में आया है ना। I1 डैश की वैल्यू लिख देंगे और I2 डैश डबल डैश I1 डबल डैश की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो I1 डैश की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पीछे से हम देखेंगे तो I1 डबल डैश की वैल्यू हमारे पास थी I इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस के Z3 Z1, और इसके साथ कौन था, E1 माइनस Z3 E2 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस के Z3 Z1। ओके, अभी इसी प्रकार ये हमारी I की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 11। ठीक है, पीछे हमने 10 ही तो दिया होगा ना, कौन सा इक्वेशन नंबर दिया था हमने पीछे, I2 डैश, इसको हम दे देंगे 9 नंबर, इसको हम दे देंगे 10 नंबर। ठीक है, तो इसका हम नंबर दे दिया 11। ठीक है, अभी Z2 से प्रवाहित धारा कौन सी थी, लिख देंगे करंट, अभी बस ये थ्योरम खत्म ही होने वाली है, पासिंग थ्रू Z2 कौन सी थी, I2 थी ना, ये I1 थी, तो I2 किससे मिलके बनी, I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। अभी बात देखिए, मेन डायग्राम में I2 की डायरेक्शन किधर थी, इधर थी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड वाले में I2 की डायरेक्शन किधर थी, इधर थी, और थर्ड वाले में भी I2 की डायरेक्शन किधर थी, I2 की डायरेक्शन सेकंड इधर थी। ठीक है, कैसे थी एक बार चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो जो I2 डैश की जो डायरेक्शन थी वो किधर थी, इस साइड थी, और I2 डबल डैश की डायरेक्शन भी इस साइड थी, और जो I2 डैश की डायरेक्शन थी वो उल्टी थी, इन दोनों से अपोजिट थी, है ना। तो इन दोनों से अपोजिट थी तो ये इसको हम ले लेंगे नेगेटिव और इसको ले लेंगे पॉजिटिव। तो इसको हम नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, I2 इक्वल टू I2 डबल डैश माइनस के I2 डैश, इन दोनों की वैल्यू लिख देंगे। तो वैल्यू क्या आई, Z3 प्लस Z1 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इक्वल इंटू I2 E2 माइनस Z3 E1 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस ऑफ Z3 Z1।
इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 12। ठीक है, अब पीछे से देखना कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 6 आई थी एंड इक्वेशन नंबर 11, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 और 11 एंड इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 12 दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब क्या है कि सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या कहती है कि बीज धाराओं का बीजगणितीय योग आपस में कैसा होगा, बराबर, जबकि अन्य वोल्टेज स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधाओं के कारण क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो ये हमारे ये लिख देंगे कि इक्वेशन 6 और इक्वेशन 11 इक्वल है, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 12 इक्वल है। देन वी कैन से दैट द सुपरपोजिशन थ्योरम इज प्रूव्ड। तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो बार बार वीडियो को पॉज करो, रिप्ले करो, है ना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछा करो, आप कमेंट सेक्शन में पूछा करो, है ना, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा उसका। ठीक है, थैंक यू।